बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे केएमसी के लगने वाले टैक्स के हवाले से, जो कि के इलेक्ट्रिक के बिलों में अब लगकर आया करेंगे। एक तरफ इनकम टैक्स जो कि अब अंडर सेक्शन 232 ऑलरेडी के इलेक्ट्रिक के बिलों में लग के आ रहा है, बिजली के निर्ख बढ़ते चले जा रहे हैं, और उसके बाद अब केएमसी का टैक्स, जिसे ये कहा जा रहा है कि ये मुस्तफा कमाल के ज़माने में लगाया गया था, वो भी अब शहरियों को देना लाजमी होगा। दूसरी जानिब एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का ये कहना था कि अगर आवाम चाहते हैं कि जो केएमसी है या म्यूनसिपल कमिश्नर्स हैं या ये तमाम चीज़ें बेहतर काम करें तो फिर आवाम को टैक्स देना होगा। दूसरी जानिब उनका ये भी कहना था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत टैक्स लगाती है या पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा करती है तो उस वक्त उन्हें आवाम का ख्याल नहीं होता। अगर केएमसी का कोई टैक्स के इलेक्ट्रिक के बिलों में लगाया जा रहा है तो गवर्नर साहब इस पर सियासत कर रहे हैं। नाज़रीन, सोचने की बात यह है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ज्यादती भी कर रही है और गलत काम कर रही है तो क्या इस बुनियाद पे ये बात जस्टिफाइड होगी कि आवाम को मजीद इस टैक्स की चक्की में पीस दिया जाए? एक तरफ FBR के खिलाफ धरने जारी हैं और ये ताजरों का कहना है कि वो धरना देंगे और हर सूरत टैक्सेस जो है ना, मजीद टैक्सेस नहीं लगने देंगे। दूसरी जानिब केएमसी का टैक्स के इलेक्ट्रिक के बिलों में लग जाना, जो कि इस वक्त वैसे ही जो बिल्स हैं उनके निर्ख जो हैं वो आसमान तक जा पहुँचे हैं, और ऐसी सूरत हाल में अब जबकि आवाम को मजीद टैक्सेस देने होंगे तो क्या ये जस्टिफाइड है या नहीं, आज इस पर बात करेंगे। आपको बताते चलेंगे हमारे साथ स्टूडियोज़ में जो मेहमान मौजूद हैं वो मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आला सिंध के उमूर बराए ज़िला शर्की जनाब इकबाल सान साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू डॉक्टर साहब। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत से एक तरफ तो मतलब ये तमाम चीज़ें वफाकी हुकूमत को महंगाई पे तनकीद का निशाना बनाना, टैक्सेस की वसूली पे, महसूलात पे वफाकी हुकूमत को एक तरफ तनकीद का निशाना बनाना, दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक को तनकीद का निशाना बनाना कि के इलेक्ट्रिक जो है वो उसके तमाम करता धरता जो है वो कोर मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सारे डिसीशंस जो हैं पार्टी के बड़े बड़े वो के इलेक्ट्रिक के करता धरता लेते हैं। यानी ये तमाम इल्ज़ामात सिंध हुकूमत की जानिब से लगाए जाते हैं, लेकिन दूसरी जानिब केएमसी का टैक्स भी के इलेक्ट्रिक के बिलों में लगाने के लिए करारदाद पास कर ली जाती है, लेटर लिख दिया जाता है। इतनी जल्दी तो सर मेरे ख्याल में कराची की सीवरेज लाइनें ठीक नहीं होती जितनी जल्दी ये टैक्स की तमाम कार्रवाई कर ली गई। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखें, बात जो बिल की यहाँ केएमसी के टैक्स की बात हो रही है, अच्छा इसमें गौर तलब बात यह है डॉक्टर साहब कि आया कि ये कोई इजाफी टैक्स है या कोई ये नया टैक्स है, ये वो टैक्स है जो कराची के लोग जो है मैं समझता हूँ कि जो मोस्टली जो है वो अदा नहीं करते थे। जो केएमसी का टैक्स होता है उसको रिकवरी करने के लिए के इलेक्ट्रिक की मदद ली जा रही है। सादा सा बात है। सर, आप बल्दियाती चीज़ों को बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं, अंदाजन क्या तखमीना है इस ऑक्ट्राई से कितनी रकम जो है ना महाना हासिल होगी? देखिए डॉक्टर साहब, मैं इसमें कतई गलत बयानी नहीं करूंगा क्योंकि मेरा इस पर स्टडी नहीं है, लिहाजा मैं उस पर कोई खातिर खा बात नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि आपको पता है मैं अभी कुछ दिनों पहले आउट ऑफ कंट्री था, सुबह ही वापस आया हूँ और आपने कॉल किया तो आपके पास हाजिर। सर देखें, जो मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा, उन्होंने कहा 1 अरब इसका हदफ है, ठीक हो 22 करोड़ पहले जमा हो जाया करते थे। सर, सवाल ये पैदा होता है कि जब वसीम अख्तर साहब मेयर कराची थे उस वक्त भी केएमसी डायरेक्टली, ये तो वज़ीर बल्दियात में यानी वजारत बल्दियात में आती है ना सर, उस वक्त क्यों नहीं ये टैक्स जमा करने के लिए के इलेक्ट्रिक को कह दिया गया? जरूरी नहीं है मेयर साहब ही कहते, ये तमाम चीजें तो वजारत के अंडर में है ना सर। सिंध का लोकल गवर्नमेंट एक्ट ये कहता है कि ज्यादातर इंतजामी उमूर जो हैं वो वजीर बल्दियात यानी वजारत बल्दियात की जानिब से चला जाता है। अगर हम इसको इस तरह कर लें डॉक्टर साहब कि अगर हम कोई बेहतरी की तरफ कोई कदम उठाया है, मैं आमतौर पर ये भी कहता हूँ कि कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता था और आज से उसने शुरू कर दी तो उससे ये ना कोई पूछे ना कि पहले क्यों नहीं पढ़ते थे। टैक्स और नमाज में बड़ा फर्क है। देखें, मैं आपको बताऊँ डॉक्टर साहब, बात यह है कि अगर कोई चीज़ बेहतर हुई है, किसी चीज़ पर इम्प्लीमेंट होता है, आप और मैं आमतौर पर अपनी ज़िंदगी में भी, आप अपने इदारे में भी कुछ चेंजेस करते होंगे। आज आप चलाते हैं, कल कोई और चलाता होगा, उससे पहले कोई और चला रहा होगा, हो सकता है आपके बाद कोई और चलाए। लोग आते हैं अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करते हैं जितनी उनकी कैपेबिलिटी होती है। मुस्तफा कमाल साहब करना चाहते थे इम्प्लीमेंट, उन्होंने करवा लिया। वसीम अख्तर साहब कैपेबल नहीं थे, वो ना करवा सके। यहाँ पर हुकूमत सिंध ने वसीम अख्तर को रोका नहीं था, वो करवा लेते हुकूमत सिंध से इस काम को इम्प्लीमेंट करवा लेते। देखे ना, ये पास हुआ है,
रेजोल्यूशन पास हुआ है। ये सुबह अब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब इसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहते थे, वो सीरियस है इस मामले में, उन्होंने करवा लिया। उससे पहले एडमिनिस्ट्रेटर साहब थे, वो नहीं करवाना चाहते थे, वो नहीं करवा सके। बात यह है कि जिसके डोमेन में जो काम आता है, अगर वो उस पर सीरियस है और उसको उस पर वो कैपेबल है और इम्प्लीमेंट करवाना चाहता है तो कोई हर्ज नहीं है। देखें बहुत सारे हमारे आइन में भी बहुत सारे तरमीम जब से पाकिस्तान बना है, मेयर कराची एक डायरेक्टर गार्बेज तो लगाने के मजाज नहीं थे, मुस्तफा कमाल साहब को लगाया गया, पीछे से ये बातें उठी गई, मजाज ही नहीं है कि वो एक डायरेक्टर गार्बेज भी लगा सके। नहीं, मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, देखिए मुस्तफा कमाल साहब जब मेयर कराची थे उस वक्त तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ऐसे थे ना ताकत में, आपने देखा होगा एक जनरल साहब ने इस्लामाबाद में मुठियां बना के 12 मई के बाद बताया था, तो ऐसे थे ताकत में, तो बड़ा जोरों शोर से थे, फेडरल में भी साथ थे, सूबे में भी साथ थे रबाब रहीम साहब के साथ, शहर में भी इनका इक़्तिदार था, तो उनको कोई परेशानी होनी चाहिए नहीं थी। तो उस वक्त भी अगर मुस्तफा कमाल साहब रो रहे थे फिर तो मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम की क़यादत की नाअहली और तो कुछ भी नहीं इसमें रह जाता बाकी। नहीं सर, लेकिन 4 साल जो वसीम अख्तर साहब की फिर उसमें तो जो मुसलसल 4 सालों में रोना सिर्फ फंड्स का रोया। देखें अगर इस तरीके से रिकवरी हो ही सकती थी तो सिंध हुकूमत एक लेटर लिख के ये मैं डॉक्टर साहब आपसे करवा देती। डॉक्टर साहब बिल्कुल आपकी बात, चलें जी एक मिनट के लिए आपकी बात से मुझे महसूस होता है कि हम सीरियस नहीं थे, चलें जी एक मिनट के लिए आपकी बात को मान लिया जाता है। देखिए वसीम अख्तर साहब और आज जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं दोनों के पास सेम डिपार्टमेंट थे, ठीक हो गया। मुर्तज़ा वहाब साहब को कोई इजाफी अमाउंट अभी तक नहीं दिया गया, 2 माह भी का कलील अरसा भी नहीं इनको कंप्लीट हुआ है, बारिशों का सीजन भी आया और शहर ने, आप ही के चैनल ने और आप जैसे दीगर चैनल्स ने भी उसकी परफॉर्मेंस पर बात की, उन्होंने डिस्कस किया कि यार इंतजामिया नजर आई। देखिए मैं अपने ज़िले में सीएम साहब की हिदायत के मुताबिक मैं अपने ज़िले में मुतहरिक था, आप सबने देखा मुर्तज़ा वहाब साहब पूरे शहर में मूव कर रहे थे, बिल्कुल इसी तरह स्पेशल असिस्टेंट जहाँ जहाँ ज़िले एतबार से थे उन्होंने अपने अपने ज़िले में परफॉर्म किया और इंतजामिया सड़कों पर मौजूद थी। जब लीड करते होते हैं ना, जब जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, जब वो खुद लीड करते होते हैं तो नीचे लोग काम करते हैं, तो नीचे काम हुआ और शहर ने देखा। कराची क्या मतलब कराची शहर को अगर बनाया जाएगा तो अवाम अपने पैसों से बनाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बात की जाती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कर ली जाती है, आपकी हुकूमत भी वही काम, यानी इस शहर को बनाने के लिए अवाम ने ही पैसे देने हैं। ये जो टैक्स 49 खरब रुपए जमा किए गए 2 साल में, आपको आपका एनएफसी अवार्ड भी मिला सिंध हुकूमत। देखिए एनएफसी अवार्ड का तो अच्छा, अब उस एनएफसी अवार्ड में से कराची का जो ड्यू शेयर है सर वो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? देखिए अगर मैं ईमानदारी की बात बताऊं डॉक्टर साहब, अगर मुझे पता होता ना मैं आपकी बजट बुक लेकर आ जाता आपके सामने और आपके सामने रख देता कि साल 2021-22 में कराची के लिए कितने तरक्याती काम रखे गए और कितने अरबों खरबों रुपए के रखे गए, और मैं आपके सामने रख देता कि 2020-21 में कितने रखे गए। मैं यकीन करें, मैं ज़िला शर्की का सिर्फ आपको बताऊं, आपने सिर्फ एक ज़िले की 3 अरब रुपए से ज़्यादा के काम रखे गए और मेगा प्रोजेक्ट अलग हैं। एक ज़िले की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह से पूरे शहर में तरक्याती कामों का जाल अब 2021-22 के बजट में इसी शहर में लग रहा है, और ऐसा नहीं है कि शहर में लगा नहीं है, शहर में बहुत सारे काम लगे हैं। सर ये जो आप कह रहे हैं ये सिंध हुकूमत की जानिब से पैसे लगाए गए हैं, जी, और इससे जो 1 अरब रुपए महाना आएंगे वो कहाँ लगाए जाएंगे? देखिए इदारे चलाने पड़ते हैं ना, इदारे कैसे चलते हैं? इदारे पैसों से चलते हैं। वसीम अख्तर साहब कहते थे मेरे पास पैसे नहीं है, वसीम अख्तर साहब के पास पाकिस्तान में कराची में तो हर चीज ही पैसे से चलती है। नहीं देखिए तो कोई शक की बात ही पूरी दुनिया में आप और हम भी घर से निकलते हैं तो पैसे ही खर्च होते हैं, बगैर पैसों के तो कुछ भी नहीं होता, ये आप समझते हैं। बात यह है कि देखिए वसीम अख्तर साहब जब मेयर कराची थे उस वक्त भी हुकूमत सिंध ही उनको फंड देती थी। मैं समझता हूँ कि वो नालों की सफाई के लिए अलग पैसे मुख्तस करते थे तो भी नालों की सफाई नहीं होती थी, कचरा उठाने के लिए अलग पैसे मुख्तस करते थे फिर भी नहीं होता था। तो सॉलिड वेस्ट कहने का मतलब ये है कि वो जो पैसे मुख्तस किए गए वो खर्च नहीं किए गए। सर देखिए विल की बात होती है, मैं समझ रहा हूँ सारी बात डॉक्टर साहब विल की बात होती है, विल की बात होती है। वसीम अख्तर साहब की विल होती तो शायद शहर, और देखें मेयर कराची पैसों में बहुत बेहतर हो जाता, और वही लोग हैं, वही इंतजामिया है, वही सैलरियां हैं, वही सारा स्टाफ है, नया कुछ भी नहीं है। मुर्तजा वहाब साहब को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट नहीं दे दिया गया जो वो शहर को बेहतर करने के लिए निकल पड़े हैं, तो ऐसा कुछ भी नया नहीं है, वही सब कुछ है और काम हो रहा है। चले अब आपने ये बात की, हम इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के और एक्स चेयरमैन हैं ज़िला कोरंगी के नैयर रज़ा साहब, जिनसे हम बात करना चाहेंगे क्योंकि इस मैटर पे उनसे अच्छा जवाब कोई और नहीं दे सकता। नैयर रज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम खबर की खबर में। सर आप एक्स चेयरमैन रहे, 4 साल का अरसा आपने गुजारा, और क्या कहते हैं मतलब केएमसी के लिए या ज़िले जो इंतज़ामिया थी तमाम लोग जो है वो
4 साल तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तमाम रहनुमा यही कहते रहे कि जी फंड्स नहीं है इसलिए कुछ काम नहीं कर सकते, जो पैसे आते हैं वो तनख्वाह में चले जाते हैं और बस। क्या कहेंगे सर? अच्छा देखें, ये सबसे पहले तो ये 4 साल तक बिल्कुल हमने ये प्रेस ब्रीफिंग्स की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, और हमने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स और फाइनेंशियल पावर्स जो हमारे पास नहीं है उसका हमने बताया लोगों को, अवेयर किया हमने लोगों को, और लोगों ने भी समझा भी, मीडिया ने भी समझा। और 140A के तहत हमने एक पिटीशन फाइल की हुई है जो कि इख्तियारात नहीं है आइन के। 140A जो है उसके तहत इख्तियारात होने चाहिए मीडियाती नुमाइंदों के पास। उसकी वजह से हमने पिटीशन भी 2017 में फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, और जो अभी भी लगी हुई है उसका हम इंतजार कर रहे हैं उस पर भी कोई फैसला है। ठीक है। दूसरा, 4 साल के बाद किसके नुमाइंदे आए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे आए, डिप्टी कमिश्नर्स आए डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, और एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो है वो आया। वो किसका नुमाइंदा था? वो सिंध गवर्नमेंट का नुमाइंदा था, उन्होंने नॉमिनेट किया था। 1 साल हो गया ना भाई, हमने तो 4 साल तक चले, हमने रोया, ये 1 साल से क्यों रो रहे हैं? ठीक है। और वो इनके पास एमडी वाटर बोर्ड इनके साथ होता है, मुर्तजा वहाब के साथ होता है, इससे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटर आया था उसके साथ होता है। डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो किसके नुमाइंदे हैं? वो उनके साथ हर डिपार्टमेंट मौजूद होता है। वाटर बोर्ड इनके पास है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इनके पास है, केडी है इनके पास है, कराची का मास्टर प्लान डिपार्टमेंट इनके साथ है। कौन सा डिपार्टमेंट है जो इनके साथ नहीं है? ये किस बात का 1 साल से रोना रो रहे हैं? कराची में इन्होंने 1 साल में क्या किया है जरा पूछे तो इनसे। ये बारिश की बात करते हैं, इनको बोलो अभी 3 साल पहले जो बारिश हुई थी वो 200 मिलीमीटर बारिश हुई थी कराची में। ये जो ईमानदारी की अभी फलसफे झाड़ लगा आपके सामने, इसको ये बोलो अभी जो बारिश हुई है 35 मिलीमीटर बारिश हुई है, सही है, पूरे कराची में। और उस वक्त पूरे कराची में 200 से 250 मिलीमीटर बारिश हुई थी। इन्हें पता है क्या, इन्हें मालूमात क्या है? मुर्तजा वहाब जो है वो अभी जो बारिश हुई है आइए चुन्नीगढ़ रोड पे जाकर खड़ा हो जाता है, जो सूखी हुई रोड है, इसको बोलो आओ ना तुम मलीर कॉलोनी में आओ, सुरजानी टाउन में जाओ, न्यू कराची में जाओ, लांडी में आओ, लियाकताबाद में जाओ। नहीं है रजा साहब, लेकिन क्या सर इनकी तरफ से ये भी तो नहीं हो केएमसी के अपने वहीं सिंध गवर्नमेंट के दफ्तर में, सिंध सेक्रेटरीट में बैठ। नहीं साहब, सर मुझे ये बता दें कि जो यानी बार बार ये कहा जाता है सिंध हुकूमत की जानिब से कि बाकायदा पैसे जो बारिशों में जो शहर डूबा था उससे पहले करोड़ों रुपए दिए गए थे नालों की सफाई के लिए। दिए गए थे सर या नहीं दिए गए थे? कोई फंड नहीं दिया सफाई के लिए, नालों की सफाई के लिए कोई पैसे नहीं दिए गए। ये बता दें किस डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने कितने पैसे दिए हैं, ठीक है। और अभी नालों का हाल आपने देखना है, अभी तो बारिश हुई नहीं है, इनकी किस्मत बहुत अच्छी है कि बारिश नहीं हुई है। जिस दिन कराची में 100 मिलीमीटर बारिश हो गई, आप देखिएगा कराची का हाल क्या होगा। अभी तो 35 मिलीमीटर बारिश हुई है, वो भी कुछ इलाकों में हुई है, बाकी जो है कहीं 6 मिलीमीटर हुई है, कहीं 15 मिलीमीटर हुई है, कहीं 10 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके ऊपर ये इतनी, इनको तो डी वाटरिंग पंप का नहीं पता कि डी वाटरिंग पंप होता क्या है यार इनके लोगों को। आप पूछे तो इनके किसी अफसरान को जो भी इन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंगें की हैं, अंदरूनी इनसे ला के इन्होंने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो अफसरान तैनात कर दिए, इनसे पूछे मशीनरी अभी कोई नजर आई थी आपको शहर में? शाहराह फैसल पे किस किस मकाम के ऊपर जो है मशीनरी लगाई जाती है, इनसे पूछे किस किस जगह पे जो है मशीन लगाते हैं, इन्हें तो ये भी नहीं पता होगा। ये जो आज कोई किसी पार्क का इफ्तिताह करा देते हैं, कोई काम करते हैं, ये वसीम अख्तर भाई के दौर की अप्रूव करदा स्कीमें हैं, अब ये कंप्लीशन पे आ रही हैं तो ये कर रहे हैं। इन्होंने भी 6 महीने पहले मलीर एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह किया था जो कि जो है वो सुपर हाईवे तक जाना था। इनसे पूछें कोई एक ब्लॉक भी उस पर लगा है, कोई एक स्क्वायर फीट भी काम हुआ है उसके ऊपर? सिर्फ इफ्तिताह करके जो है बिलावल साहब जो है बैठे हुए अपने घर के अंदर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का जी नहीं साहब, आपसे सर ये जानना चाहूंगा कि ये बात दुरुस्त है, लोगों का ये कहना और आपके पोजीशन का ये कहना है, जो लोग जो जमात आपकी मुखालिफ हैं कि आपकी आवाज मूवमेंट की जो 4 साल कारकर्दगी थी यही वजह है कि कराची से कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सीटें नहीं निकाल सकती, जबकि माजी में आपकी भारी बरतरी रही है सर। कराची शहर आपके हाथ से निकल गया, आप सिर्फ हैदराबाद तक आप जी मेरे भाई कैंटोनमेंट में हमारी अक्सरियत जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है, आप ये जानते हैं। कोरंगी क्रीक कैंटोनमेंट हम फर्स्ट टाइम जीते हैं, ये तो आप ये कोई नहीं बताएगा ना कि कोरंगी क्रीक से हम पूरी हिस्ट्री में कभी नहीं जीते, इस दफा हम वहां से कैसे जीत गए भाई, ठीक है। और बाकी आप देखें, आपको पता है इलेक्शंस जो हैं वो सब सिलेक्शन किया जाता है, सही है। हमने 2018 में भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, और अभी भी जो कैंटोनमेंट के इलेक्शंस हुए हैं बहुत सारी जगहों पे रिजल्ट रात को 11 और 12 बजे तक आया है यार,
صحیح ہے. اب وہ اس کی کیا انویسٹیگیشن کب ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے, وہ ایک الگ بالکل بحث ہے. لیکن الیکشنز کے اوپر تحفظات ہوتے ہیں اور ہمارے تحفظات ابھی بھی ہیں. بہت سارے حلقوں سے ریزلٹ بہت دیر تک آئے. پیپلز پارٹی کی پوری مشینری ہوتی ہے, پریزائڈنگ آفیسر ان کے ہوتے ہیں, سارا ان کا اسٹاف نومینیٹ یہ خود کرتے ہیں اسٹیشنز کے اندر. ٹھیک ہے, بہت ساری وجوہات ہیں. اگر فیئر الیکشن کسی دن ہو گئے تو آپ دیکھیے گا پیپلز پارٹی شہروں سے تو فارغ ہونی ہے, یہ اپنے گاؤں یہ جو انٹیریئر سے نا وہاں سے بھی انشاءاللہ فارغ ہوگی. سر لیکن زیادہ جو کینڈیڈیٹ جیتے ہیں وہ تو پاکستان تحریک انصاف کے جیتے نا سر. اگر پیپلز پارٹی کو یہ کرنا ہی ہوتا تو کینٹونمنٹ بورڈ فیصل اور ملیر سے پاکستان تحریک انصاف کی برتری کیسے ہو جاتی سر؟ وائس پریزیڈنٹ نہیں کرے گا نا سر. انصاف جیتے, مسلم لیگ جیتے, کوئی بھی جیتے, ہمارے ساتھ تو ہمیشہ میرے بھائی استحصالی کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, ابھی بھی ہم تو جس طرح ہم پارٹی کو لے کے چل رہے ہیں, ہمیں آفس کھولنے کی اجازت نہیں ہے, بہت ساری ریسٹرکشنز ہمارے اوپر ہیں. ہم تو ارباب اختیار سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں جو ہے وہ اسپیس دی جائے. ٹھیک ہے, 4-5 سال ہو گئے, اب ہمیں کام کرنے کی ہمارے آفس اوپن کرنے کی اجازت دی جائے ہمیں. ہم بھی محب وطن ہیں, ہم بھی پاکستان کے شہری ہیں. جو اصل دشمن ہیں اس ملک کے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں. انہوں نے سندھ کو تباہ و برباد کر دیا. یہ ابھی 1 سال میں بتا دیں مجھے کس جگہ انہوں نے 1 سال میں کون سا روڈ بنا دیا. چلیں 1 سال کو چھوڑتے ہیں, 4 سال کی بات کر لیتے ہیں. 4 سال میں کراچی کا ڈسٹرکٹ ساؤتھ کس کے پاس تھا؟ پیپلز پارٹی کے پاس تھا. ڈسٹرکٹ ملیر کس کے پاس تھا؟ پیپلز پارٹی کے پاس تھا. یہ کوئی ایک ماڈل گلی تو بتا دیں کہ انہوں نے ان 2 ڈسٹرکٹ کے اندر کوئی ایک کام کیا ہو. اگر ہم 4 سال رونا روتے تھے تو یہ ان کے 2 ڈسٹرکٹ چیئرمین کس بات کا رونا روتے تھے؟ یہ اپنے ڈسٹرکٹ بنا دیتے اور پھر مقابلہ کرتے ہیں ہم سے کہ جی ہم نے تو دیکھیں یہ کام کیا, آپ بتائیں. ہم تو نیئر بھائی سے سوالات ہوگا, بس ایک سوال کا جواب سر آپ سے ایک سوال کا جواب چاہوں گا. سر یہ کینٹونمنٹ بورڈ الیکشنز میں پاکستان تحریک انصاف سے کوئی ایڈجسٹمنٹ تو نہیں تھی کہ کینڈیڈیٹ سے ہلکی کھڑے کیے گئے تاکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے فیصل اور ان جگہوں سے جیت جائے؟ یہ مجھے بتا دیجیے. نہیں, ہماری کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کوئی کسی بھی جگہ کے اوپر نہیں تھی. بالکل بھی نہیں تھی. ٹھیک سر, آپ لائن پر موجود ہیں. اقبال خان صاحب کیا کہتے ہیں سر, خاص طور پہ پہلے تو 2 ڈسٹرکٹ سے شروع کر لیتے ہیں. جی میں بڑا مسکرا رہا تھا, میں بڑا بیچارہ محسوس کیا نیئر صاحب کو, اور میری ہمدردیاں پوری ان کے ساتھ ہیں. یہ آفیسز کھولنے کی اجازت مانگ کس سے رہے ہیں؟ خود اقتدار میں بیٹھے ہیں, فیڈرل میں موجود ہیں. یہ وفاقی وزیر داخلہ تو ٹوٹل وفاقی وزیر داخلہ. سر میں لیٹ می فنش پلیز سر میں میری بات کمپلیٹ ہو. نیئر صاحب سر ان کی بات کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ کی طرف آتے ہیں. یہ تین کراچی کے اندر تین نیئر بھائی میں نے بہت دیر تک آپ کی تکلیف کو برداشت کیا ہے. ہاں نیئر صاحب یہ کائنڈلی سن لیں, پھر ہم آپ کی طرف دوبارہ آ رہے ہیں. جی بڑے تحمل کے ساتھ نیئر بھائی, آپ جو بھی بولیں گے میں سنوں گا, اور میری خواہش ہے کہ آپ بھی مجھے تھوڑا سا برداشت کر لیں. دیکھیں حقائق آپ کو تو یار 50 سال سے برداشت کر رہے ہیں نا, اب برداشت کی حد ہو گئی ہے. بھائی ہم افغانستان سے نہیں آئے, ہم بھی ادھر ہی پیدا ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے یار پاکستان تباہ کر دیا. بھائی ہم بھی افغانستان سے نہیں آئے, ادھر ہی پیدا ہوئے ہیں. نیئر بھائی ہمارے بڑوں نے بھی مائگریشن کی ہے. نیئر صاحب یہ سن لیں سر, دیکھیں سر انٹرپٹ نیئر صاحب انٹرپٹ کریں گے تو پھر اچھا نہیں لگے گا سر. دیکھیں انہوں نے بھی تو تحمل سے سنا ہے نا سر آپ کو. اب اقبال خان صاحب کی بات سن لیجئے. جی اجازت ہے. جی اچھا دیکھیں 2 چیزیں ہیں. میں نے کہا کہ یہ رونا پیٹنا کس بات کا کر رہے ہیں, کس سے کر رہے ہیں؟ حکومت میں یہ موجود ہیں, بقول عمران خان صاحب کے بڑے ہی نفیس اور بہت پیارے لوگ ہیں. وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب ان کے گن گاتے ہیں. لے لینا, پھر وہی لے لیں اجازت. نیئر صاحب سر لے لیں اجازت. ان کو روکا کس نے؟ ہم نے تو نہیں روکا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ کھولیں دفاتر؟ کس سے رو رہے ہیں؟ یہ اپنے آپ سے ہی رو رہے ہیں. دوسری بات, انہوں نے کہا جی 2 ضلع ہمارے پاس تھے. جی ٹھیک ہے, بالکل تھے. ڈسٹرکٹ ملیر میں کبھی ہمارے پاس 1 MP ہوتا تھا, آج ڈسٹرکٹ ملیر میں سارے MPs پاکستان پیپلز پارٹی کے. دیکھیں آپ تعین کیسے کرتے ہیں کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے پرفارم کیا ہے, اس کا اس کا تعلق ہے, کس بات سے اس کا تعلق ہے؟ اس کا تعلق ووٹ سے ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن 2018 کے اندر تمام صوبائی اسمبلی کی نشستیں ملیر سے اٹھائیں. صرف ایک ایم این اے بہت کم مارجن سے ہمارے ہارے, جو خود بھی وہ پٹیشن میں گئے. ڈسٹرکٹ ساؤتھ کی اگر یہ بات کرتے ہیں تو ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں پیپلز پارٹی نے اتنا پرفارم کیا کہ جہاں سے اس ملک کا صدر پاکستان ہے, جہاں سے اس صوبے کا گورنر سندھ ہے, وہاں سے بھی کینٹونمنٹ کے الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی جیتی ہے. آپ کیسے تعین کرتے ہیں اپنی پرفارمنس کا؟ ووٹ کے ذریعے تعین کرتے ہیں. کوئی اور دوسرا راستہ ہے تو یہ مجھے سمجھا دیں اور مجھے بتا دیں. کوئی ماڈل گلی یا کوئی ایسا روڈ سر میری بات ہے, آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھیں ڈاکٹر صاحب, یہ آواز خلق ہے.
कैंटोनमेंट इलेक्शन में 2015 के अंदर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पास शहर से 14 सीटें थी, आज ये 3 पर खड़े हैं। पीपल्स पार्टी के पास 3 थी, आज पीपल्स पार्टी शहर में 11 सीटों पर खड़ी है। तो भाई किसने खोया और किसने पाया, गौर इनको करने की जरूरत है, हमें करने की जरूरत नहीं है। हम तो परफॉर्म कर रहे हैं। और फिर अभी और आगे चलें जी, कराची के अंदर 3 इलेक्शन हो चुके हैं, एक PS 88 में। इनको खुद चाहिए कि अपना रिजल्ट बताएं, जमानतें जब्त हो गई। हैदराबाद से अगर मुत्तहदा जीतती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हैदराबाद बिल्कुल हमने लूज किया, वो बिल्कुल हमने कहीं ना कहीं कोताही होगी हमारी, कहीं ना कहीं हमारी कोताही होगी, हमने परफॉर्म नहीं किया होगा, कहीं ना कहीं हम लोग वहां हमसे मुतमईन नहीं होंगे तो हम हार गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। PS 88 के अंदर इनकी जमानत जब्त हो गई। NA 249 के अंदर PTI और तहरीक इंसाफ 6-7वें नंबर की रेस में मौजूद थी। कैंटोनमेंट इलेक्शन में इनका हाल बुरा हो गया है और रोना पीटना ये पीपल्स पार्टी के साथ करते हैं। भाई आप खुदा के लिए आप 10 साल 9 साल जनरल मुशर्रफ के साथ ताकत के साथ रहे, कर लेते ना, शहर को बना देते ना पेरिस। आप काफ लीग के साथ रहे, आप नवाज शरीफ के साथ रहे, आप शौकत अजीज के साथ रहे, किसके साथ नहीं थे आप? ठीक नैयर भाई क्या कहते हैं सर? ये कह रहे हैं कि जी मतलब इनसे सवाल कुछ कर रहे हो आप, जवाब ही कुछ दे रहे हैं। इनको बोलो 3 डिस्ट्रिक्ट कराची के, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट मलीर, डिस्ट्रिक्ट साउथ में आपने कौन सी मॉडल यूसी बनाई, कौन सी मॉडल गली बनाई, आप ये बताओ। और अंदरूनी सिंध जो है आपने कौन से डिस्ट्रिक्ट में मॉडल एरियाज बनाए ये सर? लेकिन इनका कहना ये है कि कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शंस में सर पैमाना क्या है? सर क्लिफ्टन से सर पैमाना क्या है? डॉक्टर साहब इनसे पूछे पैमाना क्या है? पैमाने की बात नहीं करो ना आप, फिर क्या बात करूं? आपके रोने पीटने की बात करूं? नहीं, आपके रोने पीटने की बात करें, क्या बात करें? आप रोते रहे और हम सुनते रहे। जाए ना, रोए ना खान साहब के पास जाके, शेख रशीद के पास जाके रोए ना। फैमिली को लेके जाओगे, अल्लाह ना करे अगर कुछ होगा तो आप लेके जाओगे, सिविल हॉस्पिटल लेके जाओगे? अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के अंदर भाई हेल्थ का निजाम पाकिस्तान के दूसरे सूबों से बेहतर है। ये आपके वजीर आला की परफॉर्मेंस है, ठीक है? आपने कौन सा डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट का कौन सा अल्लाह अल्लाह करके आपकी जमात से कराची के लोगों की जान छूट रही है और रोज छूट रही है। हर इलेक्शन में आप पीछे जा रहे हैं और अल्लाह के हुक्म से मजीद पीछे जाएंगे। अच्छा बस एक लास्ट क्वेश्चन नैयर साहब से करना चाहूंगा। नैयर साहब एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा। ये जो टैक्स लगाया जा रहा है मुस्तफा कमाल साहब के जमाने में लगाया गया, जिससे कि अब 1 अरब रुपए बहाना जो है ना वो आने की उम्मीद है। सर क्या वसीम अख्तर साहब इस टैक्स को इनिशिएट नहीं कर सकते थे? सर ये KMC का टैक्स जो कि के इलेक्ट्रिक के बिलों में लगाया जाएगा और लगा दिया गया है, जो कि अब आवाम इसको पे करेंगे। सर अगर फंड्स का इतना ही रोना था, वर्ल्ड बैंक है, बैनुल अक़वामी इदारे हैं, USAID है, मेयर कराची, सर चाबी जिसके पास शहर की हो उसके पास पॉलिटिकल बड़ी पावर होती है। सर इख्तियारात ना सही, कम से कम एक ओहदे की जो सीट की जो पावर है वो इस्तेमाल करते हुए, या तो ये मतलब सर इन चीजों को फाइट तो की जा सकता था ना कि चले के इलेक्ट्रिक के बिलों के जरिए पैसे जमा कर लेते या बैनुल अक़वामी इदारों के जरिए कर लेते, जो पैसे आए नहीं सर शहर में। क्या देखें मेरे भाई डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों से जब टैक्स लेंगे, जब आप कोई चीज लोगों को फैसिलिटीज जो है वो मुहैया कर रहे होंगे। आपका पूरे कराची में कौन सा इलाका ऐसा है जहाँ सेवरेज नहीं रोड के ऊपर बहता है? आप मुझे बताएं, आप ये किस तरह टैक्स ले लेंगे? कचरा, आप कौन सा इलाका है जहाँ कचरा मौजूद नहीं है? चलो यार 4 साल हम तो बोल रहे थे ना कि सॉलिड वेस्ट हमारे पास नहीं था, अब 1 साल से तो फुल पावर थी ना इनके पास, पूरी बल्दिया की गवर्नमेंट इनके पास थी। इन्होंने क्या किया? पहले आप काम करें, कराची को डेवलप करें, उसके बाद लोगों के पास जाके टैक्स की बात करें ना, और मुंतखब कौंसिल का इंतजार करें। जब मुंतखब कौंसिल आए तो फिर वो इसको पास करे। ठीक है, इस तरह नहीं होता है कि आपने रातों रात कोई ऑर्डर्स निकाल दिए। और ये जवाब तो इनसे पूछे ना कि ये बताएं कौन सा हॉस्पिटल आपका मॉडल हॉस्पिटल है। यार ये वजीर आला अपने घर वालों का इलाज करवाता है जिन्हें हॉस्पिटल में, क्या या सिविल हॉस्पिटल में? कौन सा NICVD में तो जाते हैं सर सारे। इन्होंने सब तबाह बर्बाद कर दिया। 13 साल में सिंध को खंडर बना दिया इन्होंने। यार भाई जितने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग असीर हुए हैं सारे NICVD आए हैं सर, इसमें तो कोई शक नहीं है। NICVD की मिसाल देते हैं यार, NICVD में अभी भी सिफारिश करनी पड़ती है मेरे भाई। आप चले जाएं, एक आम आदमी NICVD में जाए, वो भी सिफारिश बेचारा ढूंढता है, किसी से कुछ कहलवाए, फिर जाके ट्रीटमेंट होती है। झूठ बोलते हैं ये लोग यार, और उससे उनको फंड्स मिले, फेडरल गवर्नमेंट ने इनको फंड दिया है यार। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया नैयर साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। रहनुमा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और साबिक चेयरमैन जिला कोरंगी नैयर रजा हमारे साथ मौजूद थे। बस सर एक आपसे आंसर ये चाहूंगा, इनका ये पॉइंट तो कम से कम वैलिड है ना कि मुंतखब अगर मेयर कराची या KMC के मुंतखब लोग हों
اور وہ باقاعدہ اپنی ایک ایوان سے اس چیز کو پاس کراتے کہ الیکٹرک کے بلوں میں لگاتے، تو زیادہ بہتر نہیں ہوتا کہ بجائے اس کے کہ اب کتنے عرصے کی یہ ایڈمنسٹریٹرشپ ہے اس میں کہ الیکٹرک کے بلوں میں یہ فیصلہ کچھ بڑا نہیں ہے سر؟ دیکھیں تھوڑے عرصے میں بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہا ہے، ہو جائے گا، منتخب ویٹ کر لیتے منتخب دیکھیں اس وقت تک KMC کا جو نقصان ہے اس یا آپ کا ارادہ ہے کہ اس کو لمبا کھینچا جائے گا؟ نہیں دیکھیں الیکشن کمیشن الیکشن کروانا ہے، پیپلز پارٹی نے نہیں کروانا، ٹھیک ہے، ایشوز ہمارے جو تھے وہ ہم نے ریز کر دیے ہیں۔ میرے بھائی نے سوائے رونے پیٹنے کے کچھ بھی نہیں کیا ہے، میں پھر وہی کہوں گا کہ مجھے ترس آ رہا تھا ان کے اوپر کہ رو کس سے رہیں۔ دیکھیں ہم ہمیں تعمیری بات کرنی چاہیے۔ میں نے کہا، آپ نے کہا حیدرآباد، میں اس کو ایگری کرتا ہوں، حیدرآباد میں ہماری پارٹی کی وہ پرفارمنس نہیں رہی ہوگی، لوگوں سے دوری رہی ہوگی، شاید ہم مطمئن نہ کر پائے حیدرآباد کے لوگوں کو، ہم نہ مطمئن کر پائے کراچی میں مختلف کنٹونمنٹ میں ہمیں شکست ہوئی ہے، ہم نہ کر پائے وہاں پہ شاید لوگوں کو مطمئن، لیکن جہاں مطمئن کر پائے وہاں رزلٹ ہے۔ یہ لوگوں کو کہاں مطمئن کر پائے کراچی شہر کے اندر جو 40 سال سے اقتدار میں موجود تھے، ہر کسی کے ساتھ موجود تھے اور پوری طاقت کے ساتھ جرنیلوں کے ساتھ موجود تھے، یہ کس کو مطمئن کر پائے جو آج اتنا رونا پیٹنا کر رہی ہے؟ ٹھیک ہے اقبال صاحب، بالکل آپ سے مزید گفتگو کرتے ہیں، لیکن ناظرین ایک وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ جی ناظرین ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے پروگرام میں خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے تو ہم بات کر رہے تھے کراچی کے مسائل اور KMC کے اس ٹیکس کے حوالے سے جو کہ اب کے الیکٹرک کے بل میں اس کے جو وصولی ہے وہ لگائی جائے گی۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں اقبال ساند موجود ہیں جو کہ اسپیشل اسسٹنٹ ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کے برائے امور ضلع شرقی۔ لیکن ناظرین اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے کرکٹ کے حوالے سے۔ پہلے نیوزی لینڈ کی ٹیم نے دورہ منسوخ کیا، اچانک سے یہ دورہ منسوخ کیا گیا۔ پہلے خبریں یہ آئیں کہ شاید کووڈ کی وجہ سے یہ دورہ منسوخ کیا جا رہا ہے، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ نہیں جی سیکیورٹی ریزنز ہیں جن کی وجہ سے دورہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اسی وقت کرکٹ کے جو ناقدین ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ بات اس دورے کی نہیں ہے، انگلینڈ کا جو آنے والا دورہ ہے شاید وہ بھی منسوخ ہو جائے۔ اور ناظرین جس طرح کے لوگ اسپیکولیٹ کر رہے تھے، بعد میں یہ فیصلہ آیا کہ انگلینڈ کی ٹیم بھی جو ہے وہ اپنا دورہ منسوخ کر رہی ہے۔ دوسری جانب PCB کے چیئرمین رمیز راجہ نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کسی صورت بھی نیوٹرل وینیو پہ کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ یا پاکستان کو کوڑا بنا دیا گیا ہے، بجائے اس کے کہ جس طرح یہاں پہلے ٹیمیں آ رہی تھیں اور سری لنکا کی ٹیم پہ اٹیک کے بعد پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ تقریباً ناپید ہو گئی تھی، لیکن اب جب سے PSL اور باقی تمام ٹیموں نے جو ہے جو دورے کیے پاکستان کے، اس کے بعد یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید اب پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہو جائے گی۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے؟ کیا افغانستان کی تبدیلی پاکستان کے لیے مسئلہ بن رہی ہے یا یہ کہ پاکستان کو مرید الزام ٹھہرایا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ لائن پر اس وقت موجود ہیں سینئر اینکر پرسن ہیں، اسپورٹس اینالسٹ ہیں جناب نسیم راجپوت صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ نسیم بھائی، یہ روزانہ ایک بدقسمت ترین دن ہوتا ہے پاکستانی کرکٹ کے لیے جب انٹرنیشنل ٹیمیں یک کے بعد دیگرے منع کر رہی ہیں پاکستان آنے کے لیے، دورے منسوخ کر رہی ہیں، پہلے نیوزی لینڈ اور اب انگلینڈ، کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس وقت ابھی یہ خبر آئی ہے، کرسچن ٹرنر جو ہمارے یہاں پر سفیر ہیں برطانیہ کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ ہائی کمیشن کی جانب سے کوئی سیکیورٹی الرٹ نہیں تھا، اور جو یہ دورہ ملتوی کرنا پڑا ہے وہ سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں کرنا پڑا۔ کل جو پریس ریلیز آئی تھی انگلینڈ کی وہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی تھی، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ان حالات میں ان کے کھلاڑیوں کا مائنڈ ڈائیورٹ نہ ہو، کیونکہ اس کے فوراً بعد انہیں ورلڈ T20 کھیلنا ہے۔ تو متضاد اطلاعات اس سلسلے میں آ رہی ہیں، لیکن بات ساری یہی ہے جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ جو اس وقت ہماری خطے کی صورتحال ہے، تمام کا تمام جو ویسٹرن بلاک ہے وہ ایک ہو گیا، اور برطانوی ہائی کمشنر آج بہت زیادہ یقین دہانی کراتے ہوئے دکھائی دے۔ ہمارے کھلاڑی مختلف ملکوں میں لیگ کھیلتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، انہیں سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے کھلاڑیوں نے PSL کھیلی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو وہ بات کر رہے ہیں وہ اس سے انحراف کر رہی ہے کہ جس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ سیکیورٹی کا مسئلہ، وہ کہتے ہیں میں پھر کہتا ہوں پاکستان میں سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا نہ ہے۔ تو پھر اور وہ رمیز راجہ کے غصے اور مایوسی کو سمجھ سکتا ہوں، بھئی آپ نے مایوس کر دیا، آپ نے غصہ پورے 23 کروڑ عوام کو دلا دیا۔ ہم نے کیا کیا تھا برطانیہ کے لیے؟ آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب، جب کووڈ-19 کا سخت ترین دور تھا اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم دورے پہ گئی تھی، جب
पता कितने मिलियन डॉलर्स का नुकसान होने जा रहा था बरतानवी क्रिकेट बोर्ड को, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को, और हमने वहां जाके सपोर्ट किया था। आज वो ब्लॉक फिर एक हो गया है, फिर मिलके काम कर रहे हैं। अब बहुत सारी चीजों को हमने नसीम भाई क्या समझते हैं सर, क्या हुकूमत की मिसहैंडलिंग है, रमीज राजा साहब की बदकिस्मती है, ये क्या वजह बनी? यानी पहले जो कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल होती नजर आ रही थी, अब रिवर्स गियर लग गया और मतलब देखने में ऐसा लग रहा है कि शायद आगे जाके पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो अब न्यूट्रल वेन्यूज पे या बैनुल अक़वामी दौरों पे ही अब मुनसर करना पड़ेगा। देखिए, हम तनहा अभी हो सकते हैं। इस वक्त की जो सूरत हाल है, आपको याद होगा जब बिग 3 का मामला था तो उस वक्त 7 क्रिकेट बोर्ड हमारे साथ खड़े थे और 3 जो बिग 3 थे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया, वो अलहदा थे। उसके बाद हम अकेले रह गए थे और बाकी सब एक जगह हो गए थे, क्योंकि जो इतना पैसा इंडिया फेंकता है उसके बाद तमाम के तमाम लोग पीछे पीछे चलते हुए दिखाई देते हैं। यही वजह है कि रमीज राजा भी कह रहे हैं हमने अपनी मार्केट को बड़ा करना होगा, हमने अपने स्केल को बढ़ाना होगा, हमें पैसा और ज्यादा लेके आना होगा। लेकिन जो आपने बात कही कि इसमें कहीं हमारी हुकूमत की कोताही है या रमीज राजा साहब जो मायूस दिखाई दे रहे हैं, देखिए इसमें यहाँ पर तो ना हमारी हुकूमत की कोताही है, ना हमारे क्रिकेट बोर्ड की कोताही है। हमने तो सदर मुमलिकत से ज्यादा सिक्योरिटी दी थी, जब शाही जोड़ा आया था हमने वो सिक्योरिटी दी थी कीवी टीम को, तो उस लिहाज से हम तो किसी जगह पर भी पीछे नहीं थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है उस पर अमेरिका बहादुर हो या जो लोग भी हैं वो जिस अंदाज से सोच रहे हैं, जिस अंदाज से वो देख रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क का इंटरनल मामला है और उसके बाद जाती है क्रिकेट, वो सेकंड चीज हो जाती है। लेकिन इसमें डॉक्टर साहब कहीं से भी हमारी कोताही दिखाई नहीं देती, ये हठधर्मी दिखाई देती है गोरी चमड़ी की, कि जिन्होंने सर अफगानिस्तान से हमारी कुर्बत जो है वो हमारे लिए मसला तो नहीं बन रही है? ऐसा ही लग रहा है, देखिए ऐसा ही दिखाई दे रहा है। इसमें इंडिया बहादुर तो हमेशा से जो है वो बहादुरी का मुजाहरा करते रहते हैं, हालांकि वो बहादुर कहाँ से सारे काम पीछे से कर रहे होते हैं। वो कश्मीर प्रीमियर लीग का जो आगाज हुआ था, आपको याद होगा डॉक्टर साहब, उस वक्त इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने तमाम क्रिकेट बोर्ड को बाकायदा खतूत तहरीर किए थे कि उनका कोई फॉरेन प्लेयर यानी कि जो रिटायर्ड हो जाते हैं वो भी प्लेयर नहीं जाएगा, करंट प्लेयर तो छोड़ दें। लेकिन इसके बावजूद कई सारे प्लेयर्स आ गए थे, हर्षल गिब्स आ गए थे, कई कमेंटेटर्स आ गए थे, तो उनके इस पैगाम को जो है वो झटका जरूर लगा था। और फिर हमारी लीग कश्मीर प्रीमियर लीग भी शानदार हुई थी, शाहिद खान अफरीदी की क़यादत में रावलाकोट हॉक्स ने वो लीग जीती थी और हमने एक रौनक पैदा कर दी थी। ये हजम नहीं हो सकी कि आपने कश्मीर प्रीमियर लीग क्यों कराई। वो चाहे तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को धज्जियां बिखेर के मकबूजा कश्मीर पे काबिज हो जाए, कोई पूछने वाला नहीं दिखाई देता। हम एक लीग करा लेते हैं तो उसके असरात हमें न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया की सूरत में भी भुगतने पड़ जाते हैं। तो ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट मुश्किलात से दो चार है। कश्मीर हमारा अटूट अंग है, कश्मीर प्रीमियर लीग हम आइंदा साल भी कराएंगे, इस पे चाहे जिसको भी बुरा लगता है वो लगता रहे। एट द सेम टाइम पाकिस्तान में सिक्योरिटी की वजूहात को अगर इन्होंने बहाना बनाया, डॉक्टर साहब यहाँ दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, पाकिस्तान की जो जितने फ्रेंचाइजर ने पाकिस्तान सुपर लीग के, उनका सर मुख्तसर बता दीजिएगा, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम के करीब है। जी जी हाँ, बस मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें जो है ना फ्रेंचाइजर्स का रोल इंपॉर्टेंट है जो इंटरनेशनल प्लेयर्स को लेके आ सकते हैं। दूसरा, वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान को 100 नहीं बल्कि 200% परफॉर्म करना होगा। यहाँ इन्होंने बाकी लोगों की चीखें निकाल के अपनी चीख सारी दुनिया तक पहुंचानी है कि पाकिस्तान बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है और कंप्लीटली सेफ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। इकबाल साहब क्या कहना चाहेंगे फाइनल नोट? देखिए, हमें जो क्रिकेट डेमोक्रेसी है, मैं समझ रहा हूँ कि उसमें हम बहुत पीछे रह गए। हमें अपनी खारजा पॉलिसी पर भी ध्यान देना पड़ेगा और बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है। अफगानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके भी बहुत शदीद किस्म के असरात हैं क्रिकेट के ऊपर। सर बहरहाल दुआ यही करते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट फिर से बहाल हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, इकबाल खान स्पेशल असिस्टेंट बराए उमूर ज़िला शर्की हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अख्तिताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।